नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आप जुड़ चुके हैं हमारे YouTube प्लेटफॉर्म से। मेरा नाम है प्रेमपाल सिंह। जल्दी से जुड़ जाएंगे क्लास के साथ। 8 बज चुके हैं। हम डिस्कस कर रहे हैं जीएस और जीके का प्रैक्टिस सेट। तो कुछ क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे आज आपके सामने। आने वाला जो उत्तर प्रदेश में पीईटी का एग्जाम है, यूपी पुलिस का एग्जाम है, इसके साथ साथ जो एसएससी के एग्जाम है, उन सभी के लिए आप इस सीरीज को फॉलो कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं बिना कोई देरी किए। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो समझिए आप यहां देखिए, हम बात कर रहे हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की हम बात कर रहे हैं। इसका जिक्र आर्टिकल 324 में है। 324 हिंदी में इसको बोलते हैं भारत का निर्वाचन आयोग। भारत का निर्वाचन आयोग या चुनाव आयोग। ठीक, इसमें ये जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, ये अभी बहुसदस्यीय संस्था है, यानी कि मल्टी मेंबर बॉडी है। ये क्या है? मल्टी मेंबर बॉडी। ये बहुसदस्यीय संस्था है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ईसीआई। अब बहुसदस्यीय का मतलब है कि यहां पे एक से ज्यादा सदस्य होते हैं इस बॉडी में। पहले नंबर पर जो आता है वो है इलेक्शन कमिश्नर ऑफ, यानी कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर। चीफ इलेक्शन कमिश्नर, मुख्य निर्वाचन आयुक्त। और दो होते हैं इलेक्शन कमिश्नर। ठीक, तो आपसे पूछा जा रहा है चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो होता है उनकी नियुक्ति कौन करते हैं? तो उनकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करते हैं। कौन करते हैं? भारत के राष्ट्रपति करते हैं। अभी जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं वो ज्ञानेश कुमार। कौन है? ज्ञानेश कुमार हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको, एक सेकेंड। हाँ ठीक है, ज्ञानेश कुमार हैं, ये याद रखेंगे आप। अब चीफ इलेक्शन कमिश्नर की अपॉइंटमेंट तो राष्ट्रपति करते ही हैं, साथ साथ इलेक्शन कमिश्नर की भी अपॉइंटमेंट राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है, याद रखेंगे इसको, चीफ इलेक्शन कमिश्नर। आगे देखिए, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द अमेंडमेंट प्रोसेस? भारतीय संविधान में अगर अमेंडमेंट करना है, भारतीय संविधान में अगर अमेंडमेंट करना है तो उससे रिलेटेड आर्टिकल कौन सा है? उससे रिलेटेड आर्टिकल कौन सा है? तो जब हम बात करें संविधान संशोधन की, जब हम बात करें संविधान संशोधन की, तो जो संविधान संशोधन होता है वो आर्टिकल 368 के तहत होता है। भारत में, भारतीय संविधान में संशोधन करने की जो प्रक्रिया है, प्रोसेस है, वो आर्टिकल 368 में बताई गई है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा इसका 368। क्लियर? ये ध्यान रखेंगे। अभी एक चीज और ध्यान रखना है आपको, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 1 है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का एक पार्ट 1 है जिसको हम कहते हैं क्या? यूनियन एंड इट्स स्टेट्स। यूनियन एंड स्टेट्स, संघ और राज्यों के बारे में बताया गया है। इससे रिलेटेड जो आर्टिकल हैं आपके 1 से लेके 4 तक हैं। 1 से लेके 4 तक आर्टिकल है। आर्टिकल 2 यहां पे और आर्टिकल 3 वो मैं बताना चाह रहा हूं आपको। आर्टिकल 2 में क्या है? एडमिशन और इस्टेब्लिशमेंट। एडमिशन और इस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट। अगर भारत के बाहर की कोई टेरिटरी को अगर इंडिया में मिलाना है तो वो आर्टिकल 2 में है।
आर्टिकल 3 में क्या है? इंटरनल रीएडजस्टमेंट, इंटरनल रीएडजस्टमेंट यानी कि आंतरिक फेरबदल अगर करना है भारत के अंदर ही, किसी राज्य की बाउंड्री कट, किसी राज्य का जो एरिया है वो कट करना है और किसी राज्य का एरिया बढ़ाना है, या एक राज्य में से तोड़कर दूसरा स्टेट बनाना है, पर ये हो तो रहा है भारत के अंदर अंदर, वो आर्टिकल 3 में आता है। आर्टिकल 4 जो है ये कह रहा है कि आर्टिकल 2 और 3 के अंदर जो चेंजेस देखने को मिल रहे हैं, आर्टिकल 2 और 3 के द्वारा जो चेंजेस हमें देखने को मिल रहे हैं, उन्हें आप आर्टिकल 368 के तहत संविधान में चेंजेस मत समझना, क्योंकि ये अलग चीज है, ये अलग चीज है, इसलिए मैंने आपको यहां बताया। 368 हमें अमेंडमेंट करने की प्रक्रिया बताता है, और 368 ये भी कहता है कि अमेंडमेंट की प्रक्रिया में भी बदलाव पॉसिबल है, उसकी परमिशन भी 368 देता है। यानी कि आर्टिकल 368 itself गिव अ परमिशन टू अमेंड आर्टिकल 368। आर्टिकल 368 संविधान में संशोधन की प्रक्रिया तो बताता ही है, साथ ही साथ संविधान में संशोधन की प्रक्रिया में भी अगर कोई बदलाव करना है उसको भी आर्टिकल 368 परमिशन देता है। यानी कि आर्टिकल 368 खुद अपने आप में चेंजेस करने के लिए भी परमिशन देता है। तो संविधान संशोधन किसके द्वारा होता है? 368 के द्वारा होता है। क्लियर? आगे देखिए, प्रधानमंत्री बनने की न्यूनतम उम्र क्या होती है भारत में? तो भारत में प्रधानमंत्री बनने की जो न्यूनतम उम्र है वो 25 साल होती है। 25 साल के बाद प्रधानमंत्री बन सकता है कोई भी, ठीक है। ऑब्वियसली पार्टी की तरफ से समर्थन मिलना चाहिए, चुनाव जीतना चाहिए। तो 25 साल की उम्र किस कंटेस्ट में कंसीडर की गई है? अगर वो लोकसभा का चुनाव लड़ता है, कोई कैंडिडेट अगर लोकसभा का चुनाव लड़ता है, तो लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए जो कम से कम उम्र चाहिए होती है वो 25 साल होनी चाहिए आपकी उम्र, ठीक। अब ऐसा भी नहीं है कि प्रधानमंत्री बनने के लिए सिर्फ और सिर्फ लोकसभा का चुनाव जीतना ही जरूरी है। अगर कोई व्यक्ति लोकसभा का चुनाव नहीं जीत पाया है तो उसके पास ऑप्शन होता है दूसरा, राज्यसभा का। दूसरा ऑप्शन है उसके पास राज्यसभा का। तो राज्यसभा का चुनाव जीतकर भी वो सरकार में शामिल हो सकता है, लेकिन राज्यसभा का चुनाव लड़ने की जो कम से कम उम्र है वो आपका 30 साल होती है। कितनी होती है? 30 साल, ठीक है। तो प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए या तो 25 साल या 30 साल की उम्र होनी चाहिए। 25 साल किस कंटेस्ट में? अगर लोकसभा के मेंबर हो, और 30 साल किस कंटेस्ट में? अगर राज्यसभा के मेंबर हो। लेकिन आपसे डायरेक्ट पूछा गया है कि कम से कम उम्र कितनी होनी चाहिए प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए, तो 25 है और ऑप्शन में दिया है, ठीक है, ध्यान रखेंगे आप। आगे देखिए, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची दल बदल विरोधी कानून से संबंधित है? भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची दल बदल विरोधी कानून से संबंधित है? यानी कि एंटी डिफेक्शन लॉ। क्या? एंटी डिफेक्शन लॉ। जो लोग चुनाव जीतने के बाद अपनी पार्टी बदल लेते हैं, एक पार्टी को छोड़कर दूसरी में जाते हैं, दूसरी को छोड़कर तीसरे में जाते हैं, इसे बोलते हैं आया राम गया राम। आया किसी पार्टी में फिर चला गया, समझ रहे हैं? ये कहावत बनी हुई है इंडिया में, आया राम गया राम। तो एंटी डिफेक्शन लॉ के अगेंस्ट में जो प्रोविजन है, इसको रोकने के लिए, दल बदल को रोकने के लिए, तो वो आपका 10वीं अनुसूची में दिया है। भारतीय संविधान का जो 10th शेड्यूल है, भारतीय संविधान की जो 10वीं अनुसूची है, उसमें एंटी डिफेक्शन लॉ के विरोध में चीजें बताई गई हैं कि किन किन स्थिति में किसी की सदस्यता जा सकती है अगर वो पार्टी बदलता है। तो सपोज आपने चुनाव लड़ा बीजेपी पार्टी में रह के और चुनाव जीत भी गए, आप एमएलए या एमपी बन गए, और चुनाव जीतते ही आपने उस पार्टी से इस्तीफा दे दिया, तो क्या आपकी वो सदस्यता, यानी कि आप जो विधायक या एमपी बने थे, वो पद आपके पास बना रहेगा? क्या बना रहेगा वो पद? नहीं बना रहेगा। तो इसके बारे में क्लियरली बोला गया है।
इसके बारे में क्लियरली बोला गया है कि वो पद नहीं बना रहेगा। समझ रहे हैं? ठीक है, तो 10th शेड्यूल याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखिए, मूल कर्तव्यों की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है? मूल कर्तव्य यानी कि फंडामेंटल ड्यूटीज, फंडामेंटल ड्यूटीज, तो हम बात कर रहे हैं फंडामेंटल ड्यूटीज की। अब आपको यह भी ध्यान रखना है कि जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं वो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं थी। क्या? जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं वो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं थी, इनको भारतीय संविधान में बाद में जोड़ा गया है। बाद में कब जोड़ा गया है? तो इसके लिए 42 नंबर का अमेंडमेंट हुआ, 42वां संविधान संशोधन, 42 नंबर का कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होता है, संविधान संशोधन होता है। कब? 1976 में। ठीक, इस संशोधन के बिहाफ पर फंडामेंटल ड्यूटी टोटल 10 जोड़ी गई। टोटल कितनी फंडामेंटल ड्यूटी संविधान में जोड़ी गई? टोटल 10। ठीक, ये जो फंडामेंटल ड्यूटी है ये किस कमेटी की सिफारिश पर भारतीय संविधान में जोड़ी गई? तो इसके लिए कमेटी आपको याद रखनी है, स्वर्ण सिंह कमेटी। कौन सी? स्वर्ण सिंह कमेटी। इस कमेटी की रिकमेंडेशन पर फंडामेंटल ड्यूटी जोड़ी गई। ठीक है जी, ये फंडामेंटल ड्यूटी का कॉन्सेप्ट हमने कहां से लिया है? जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है उसकी बात करें तो ये कॉन्सेप्ट हमने यूएसएसआर से लिया है। ठीक है, कहां से लिया है? रूस से, यूएसएसआर, रूस से लिया है ये कॉन्सेप्ट हमने। अच्छा, रूस से एक और चीज हमने ली है, वो है 5 ईयर प्लान। जो इकोनॉमिक्स में हम पढ़ते हैं 5 ईयर प्लान, पंचवर्षीय योजनाएं, पंचवर्षीय योजनाओं का कॉन्सेप्ट भी हमने रूस से ही लिया है। ठीक है, इतनी बात हो गई। अब जब फंडामेंटल ड्यूटी ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं थी, बाद में इनको जोड़ा गया है, तो कहां पर रखा गया कॉन्स्टिट्यूशन में इनको? तो पार्ट 4A, पार्ट 4A में रखा गया। और इससे संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद है आपका 51A। कौन सा अनुच्छेद है? 51A, 51A अनुच्छेद जो है फंडामेंटल ड्यूटी से डील करता है। समझ में आ गया? अब एक और संशोधन होता है बाद में, एक और संशोधन होता है बाद में, वो क्या? तो बात है ये सन 2002 की, सन 2002 की बात है। यहां पे 86 नंबर का कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आता है 2000 में। और इस 2002 में आए 86वें संविधान संशोधन के आधार पर एक और फंडामेंटल ड्यूटी जोड़ दी जाती है, यानी कि पहले 10 थी फंडामेंटल ड्यूटी, अभी कितनी हो गई? 11। तो वर्तमान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है? कुल 11 है। कितनी? 11 फंडामेंटल ड्यूटी है। अच्छा, लास्ट में कौन सी फंडामेंटल ड्यूटी जोड़ी गई? तो ये जो 11वें नंबर की फंडामेंटल ड्यूटी है ये किसके लिए थी? ये पेरेंट्स के लिए थी, जिसमें कहा गया कि सभी पेरेंट्स अपने बच्चों को, जिनकी उम्र, बच्चों की उम्र 6 से लेकर 14 साल तक के बीच की है, वो सभी पेरेंट्स अपने बच्चों को स्कूल भेजें। ठीक है, तो ये 11वें नंबर की ड्यूटी एजुकेशन से रिलेटेड है। क्यों? क्योंकि हमने फंडामेंटल राइट में आर्टिकल 21A भी जोड़ा, 21A, जिसे हम राइट टू एजुकेशन कहते हैं, राइट टू एजुकेशन, जिसमें कहा गया सभी स्टेट्स के लिए ये है कि वो सभी बच्चों को, भारत में रहने वाले सभी बच्चों को जिनकी उम्र 6 से 14 साल है, उनको फ्री एंड कंपलसरी, मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करें। तो ये जो 21A आया राइट टू एजुकेशन, ये भी इसी बिहाफ पर जोड़ा गया, 86 नंबर का जो संशोधन हुआ था 2002 में। तो फंडामेंटल राइट में तो अमेंडमेंट 21A हुआ इसी संशोधन के आधार पर, और फंडामेंटल ड्यूटी में 11वें नंबर की फंडामेंटल ड्यूटी जोड़ दी गई। समझ आई मेरी बात? ठीक है, आगे देखिए।
भारत में राज्यों के बीच विवादों का निपटारा कौन करता है? अगर इंडिया में कोई दो स्टेट्स हैं, उनके बीच में कोई विवाद उत्पन्न हो गया है, डिस्प्यूट अराइज हो गया है, देन हु इज रिस्पॉन्सिबल टू सॉल्व इट आउट? कौन सॉल्व करेगा या किसकी जिम्मेदारी है सॉल्व करने की? तो और कौन होगा? जब दो राज्यों के बीच की बात हो तो इंडिया का जो सुप्रीम कोर्ट है, इंडिया का जो सुप्रीम कोर्ट है वही इसके लिए जिम्मेदार है, वही इस मैटर को सॉल्व करेगा, इस विवाद को खत्म करेगा अगर दो राज्यों के बीच में कोई विवाद है तो। समझ रहे हैं? जैसे नदियों को लेकर विवाद चलता है राज्यों के बीच में, कावेरी नदी का डिस्प्यूट चलता है, तीस्ता वाला तो अलग हो गया, वो कावेरी वाला चलता है ना, पंजाब हरियाणा के बीच में चलता है। तो ये इन सब का निपटारा कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट करेगा। तो दो राज्यों के बीच में अगर कोई भी विवाद है उसकी सुनवाई कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट करेगा। ये आपको अच्छे से याद कर लेना है, ये आपको अच्छे से याद कर लेना है। अगला है द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी एम टू एस्टैब्लिश। देखिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो डीपीएसपी है वो बहुत ही अहम और महत्वपूर्ण चैप्टर है। क्यों कह रहा हूं मैं ऐसा? क्योंकि पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में इकलौता ऐसा भाग है, पार्ट 4 भाग 4, जो सोशल वेलफेयर की बात करता है, कंट्री में सोशल वेलफेयर सामाजिक विकास की बात करता है। और पार्ट 4 बोल रहा हूं तो समझ जाइए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो पार्ट 4 है वो पार्ट 4 क्या है? वो है डीपीएसपी। क्या है? डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो ये जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है इसकी स्थापना का लक्ष्य क्या है? वेलफेयर स्टेट बनाना, कम्युनिस्ट स्टेट बनाना, पुलिस स्टेट बनाना या थियोक्रेटिक स्टेट बनाना। तो मैंने बताया आपको शुरू में, इकलौता ऐसा भाग है, भाग 4 भारतीय संविधान का, जिसका मकसद ही है सोशल वेलफेयर स्टेट बनाना, लोगों का वेलफेयर करना। तो आंसर हो जाएगा कल्याणकारी राज्य, वेलफेयर स्टेट। क्यों? क्योंकि डीपीएसपी जिसका कॉन्सेप्ट हमने आयरलैंड से कॉपी किया है, आयरलैंड के संविधान से लिया है, आर्टिकल इसके 36 से लेके 51 है और भाग 4 में आता है, मैंने आपको ये बता ही दिया। ठीक, तो ये जो कॉन्सेप्ट है इसमें जो 36 से लेके 51 तक जो बात कही गई है, 36 में तो डेफिनेशन आ जाएगी स्टेट की, 37 से 51 तक जो बात कही गई है, तो कॉन्स्टिट्यूशन ने सरकारों से ये बोला है कि आप जब भी कोई कानून बनाएं तो कोशिश करें कि डीपीएसपी में कही गई जो बातें हैं उनको आप कानून में ऐड कर दें, जिससे वो फॉलो हो पाए, अच्छे से लागू हो पाए। ठीक है, तो ये डीपीएसपी है जो देश को सोशल वेलफेयर स्टेट बनाने की बात करता है। काम चल रहा है इस पे, बहुत सारी डीपीएसपी है जो इंप्लीमेंट हो गई हैं। जैसे कुछ एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताऊं, एग्जाम्पल जैसे कि यूनिफॉर्म सिविल कोड आर्टिकल 44, और आपका लोकल गवर्नमेंट यानी कि गांव में पंचायत, जो आर्टिकल 40 में कही गई है बात। ठीक, ये आर्टिकल 44। ठीक, ऐसे ही बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जो इंप्लीमेंट हो चुके हैं डीपीएसपी के। आगे बात करें, हाउ मेनी मेंबर्स आर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट टू द राज्यसभा। तो सिंपल सी बात है, जब हम संसद की बात करते हैं, तो अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 79, संसद के 3 हिस्से होते हैं, एक को बोलते हैं राज्यसभा, और दूसरे को बोलते हैं लोकसभा, दूसरे को क्या बोलेंगे? लोकसभा। और तीसरा जो इसका अभिन्न अंग होता है, इंटीग्रेटेड पार्ट, वो है राष्ट्रपति। कौन है? राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट। अब राज्यसभा में 12 लोगों को नॉमिनेट किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा। नॉमिनेट का मतलब समझ रहे हैं, इन्हें चुनाव नहीं लड़ना होता सदस्य बनने के लिए।
लोकसभा में पहले 2 लोगों को किया जाता था, ये एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से होते थे, एंग्लो इंडियन होते थे ये, लेकिन अब ये कॉन्सेप्ट खत्म कर दिया है। कहां से? लोकसभा से भी, प्लस राज्य के अंदर जो लेजिस्लेटिव असेंबली होती है वहां से भी। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट आउटडेटेड है, इसको याद नहीं रखेंगे आप। राज्यसभा में 12 लोग, जो राज्यसभा में टोटल 245 मेंबर हैं अभी, इसमें से 12 लोग का नॉमिनेशन और 233 लोगों का इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। ये 12 लोग कुछ खास होते हैं जो इन बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, जैसे कि आर्ट, कला, लिटरेचर यानी कि साहित्य, साइंस यानी कि विज्ञान, सोशल वेलफेयर यानी कि समाज कल्याण, समाज सेवा। ठीक है, इन फील्ड से हो सकते हैं। आगे देखेंगे, पंचायती राज वॉज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन विच इंडियन स्टेट? पंचायती राज सबसे पहले, पंचायती राज का मतलब गांव में जो पंचायत के चुनाव होते हैं प्रधान सरपंच के, तो सबसे पहले कहां? तो राजस्थान का एक जिला है नागौर, नागौर राजस्थान में हुआ था पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। ठीक है, कहा? नागौर राजस्थान। इसी राजस्थान के बाद आंध्र प्रदेश ने भी इसको लागू कर दिया था, आंध्र प्रदेश ने भी इसको लागू कर दिया था इसके बाद, और फिर धीरे धीरे सब में लागू हो गया, कुछ नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट है उनको छोड़कर। हु प्रिसाइड्स ओवर द जॉइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट? देखिए, जब लोकसभा या राज्यसभा, इन दोनों में कोई विवाद उत्पन्न हो जाता है किसी बिल को लेकर, विवाद आ जाता है किसी विधेयक को लेकर, तो फिर उसका निपटारा करने के लिए इन दोनों हाउसेस का एक संयुक्त बैठक बुलाई जाती है, जिसे जॉइंट सेशन कहते हैं। संयुक्त बैठक बुलाई जाती है जिसे जॉइंट सेशन कहते हैं, और ये संयुक्त बैठक आर्टिकल 108 के बिहाफ पर राष्ट्रपति बुलाता है। कौन बुलाता है? राष्ट्रपति। लेकिन राष्ट्रपति बुला देगा, फिर जब संयुक्त बैठक लगेगी तो संयुक्त बैठक का अध्यक्ष कौन बनेगा? प्रेसिडेंट कौन बनेगा? चेयरमैन। तो अध्यक्ष बनेगा कौन? वही जो लोकसभा का अध्यक्ष होगा। कौन बनेगा जॉइंट सेशन का अध्यक्ष? लोकसभा का अध्यक्ष। ठीक है, याद रखेंगे। अच्छा, जॉइंट सिटिंग में पास हुआ बिल सब दोनों सदनों में पास हुआ माना जाएगा। फिर ऐसा नहीं है कि जॉइंट सिटिंग में विधेयक पास कर दिया और फिर से कहीं लोकसभा या राज्यसभा में जाए, तो इसकी जरूरत नहीं पड़ती है। लोकसभा राज्यसभा में अगर कोई विवाद उत्पन्न हो गया है किसी विधेयक को लेकर, मान लीजिए कि लोकसभा ने पास कर दिया, राज्यसभा नहीं कर रहा है, तो फिर जॉइंट सिटिंग में वो पास होगा, और जॉइंट सिटिंग में अगर एक बार हो गया तो फिर से उसे राज्यसभा में लाने की जरूरत नहीं है पास करवाने के लिए, फिर वो दोनों हाउस में पास हुआ माना जाएगा। क्लियर? विच सेक्टर कंट्रीब्यूट द हाईएस्ट टू इंडिया जीडीपी करेंटली? भारत की जो जीडीपी आता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी कि सकल घरेलू उत्पाद, दैट मीन्स भारत के अंदर एक साल में वस्तुओं और सेवाओं का जो कुल उत्पादन हुआ है उनका वैल्यू कितना है, वो जीडीपी हो गया। तो इस जीडीपी में 3 सेक्टर से प्रोडक्शन आता है। एक हो गया कृषि, ये आपका प्राथमिक क्षेत्र, प्राथमिक, द्वितीयक और सेवा क्षेत्र। सेवा क्षेत्र, प्राथमिक में कृषि आ जाएगा और कृषि से संबंधित चीजें। तो इन तीनों में से सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन किस से आता है? कृषि से, इंडस्ट्री से, सर्विस से या मैन्युफैक्चरिंग से? वर्तमान में भारत की जीडीपी में सबसे अधिक योगदान किस क्षेत्र का है? तो वो सर्विस का है। किसका है? सर्विस का। ठीक है, किसका है? सर्विस सेक्टर। अगर ये पूछा जाए सबसे ज्यादा लेबर किस में काम करती है, लोग किस में काम करते हैं, तो वो प्राथमिक क्षेत्र में करते हैं। और सबसे ज्यादा इनकम कौन देता है? तो वो सबसे ज्यादा इनकम देता है कौन? सेवा क्षेत्र। ठीक है, याद रहेगा। क्लियर है यहां तक?
क्लियर है भाई? चलो, ये हमने डिस्कस किया। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में कुछ और क्वेश्चंस के साथ। आई होप चीजें पसंद आई होंगी। अगर कोई डाउट है, आपका कुछ पूछना चाह रहे हैं, कमेंट जरूर करिए। और सेशन अगर पसंद आता है तो इसको और आगे बढ़ाइए, शेयर जरूर कीजिए। ठीक है, फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में ठीक 8 बजे। बहुत बहुत धन्यवाद।